गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवेगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोगों को काफ़ी दिन हो गए लेक्चर लिए हुए। ठीक है, एक्चुअली मैं बिज़ी चल रही थी इसलिए लेक्चर नहीं दे पा रही थी, बट अब हम कंटिन्यू करते हुए अपने विस्कस के पेपर को आज पढ़ने वाले हैं करमान फ्लो, जिसे कि हम लोग फ्लो ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क भी कह देते हैं, क्योंकि इस फ्लो में जो हम एक पढ़ते हैं फ्लो को, वो हम पढ़ते हैं डिस्क के लिए। ठीक है, जहाँ पर कि जो डिस्क है वो रोटेट कर रही होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। आप लोग देख सकते हैं हमने यही लिखा है, लेट अस कंसीडर द फ्लो ड्यू टू अ डिस्क विच इज़ रोटेट, जो कि रोटेट कर रही है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। समझ आता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के राउंड अबाउट वो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, यहाँ हम लोग स्टूडेंट्स बाउंड्री कंडीशन लेकर चल रहे हैं इस तरह से कुछ कि z बराबर 0 और z बराबर इन्फिनिटी, दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जहाँ वी आर क्या है 0, जब z बराबर 0 है, वी थीटा आर ओमेगा है और वी जेड 0 है, और जब z इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, जब z इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास वी आर 0 है और वी थीटा भी 0 है। ठीक है, देखो इस केस में स्टूडेंट्स एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग मान के क्या चल रहे हैं ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। पहली बात तो हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी फ्लो। तो देखो मैंने ये चीज़ यहाँ भी नीचे मेंशन कर दी है। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग एनएस इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, जिसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन एनएस इक्वेशन को। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो अभी तक हमने काफ़ी सारे लेक्चर लिए हैं, उनमें सभी में हमने यही बात करी है, इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं और उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। आप लोग जो दूसरी वीडियोज़ है उनके थंबनेल देखिए, वहाँ भी मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एनएस इक्वेशन, एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की ही हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग केसेस में। यहाँ हम रोटेटिंग डिस्क को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और भी हम लोगों ने केस पढ़े, जैसे कि आप लोगों ने वो पढ़ा था फ्लो ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, तो आप लोग पढ़ रहे हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट लेके उनके बीच हमने फ्लो को स्टडी किया था। वहाँ पर तो हम लोगों ने 3 केस लिए थे, फर्स्ट प्लेन क्यूटी फ्लो, प्लेन पोइजलो फ्लो, और थर्ड था जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो। ठीक है, उसके बाद भी जितने भी आप लोगों ने पढ़े टॉपिक, उन सभी में हमने एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करी है। तो आज भी स्टूडेंट्स हम लोग यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यही लिखा है, एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बात कर रहे हैं सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जब आर थीटा जेड आप लोग देख रहे हो तो नॉर्मल सी बातें तो समझ आ ही चुका है। यहाँ हम लोग जो एनएस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, जो कि क्या होते हैं आर थीटा जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स एब्सेंट लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप लोगों के पास इक्वेशन में आते हैं ना एफ आर एफ थीटा एफ जेड, फोर्स बॉडी फोर्स, उसे एब्सेंट लेके चल रहे हो, यानी कि उनकी वैल्यूज 0 लेके चल रहे हो। ठीक है, फॉर अ स्टडी मोशन, स्टडी मोशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या समझ आता है, स्टडी मोशन क्या होता है, जहाँ पर कि जो फ्लूइड की आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर उनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टडी फ्लो का मतलब डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी रख लो, उसे डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, या कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी रख लो जो आपको मना करे। ठीक है, तो उसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। यही हमें कहता है स्टडी फ्लो। ठीक है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट का है तो डिफ्रेंशिएशन 0 आता है। क्लियर, यहाँ से देखो कितनी चीज़ें आप लोगों को समझ आती है। बॉडी फोर्स एब्सेंट है, एक जगह लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, एफ आर एफ थीटा
एफ जेड, तीनों की वैल्यू 0 लेनी है। स्टडी फ्लो है, इसका मतलब डेल बाय डेल टी 0 लेना है। ठीक है, और कुछ समझ आया? और कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो फॉर अ स्टडी मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग मान के चल रहे हैं वेलोसिटी कंपोनेंट वी थीटा ओमेगा आर जी जेड, ये कुछ नहीं, कोई भी जेड का फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से एफ जेड लिया है, इसी तरह से एच जेड। वी आर इज इक्व टू ओमेगा आर एफ जेड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले थीटा कंपोनेंट लिखा है, आर थीटा जेड सीरियल वाइज नहीं लिखकर पहले थीटा कंपोनेंट लिखा है, फिर आर और जेड लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों में देख लीजिए थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर नहीं आता है थीटा में, तो ओमेगा आर जी जेड, वी आर को ओमेगा आर एफ जेड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं न्यू ओमेगा, म्यू नहीं न्यू है ये, जहाँ न्यू इज इक्व टू क्या होता है आप लोगों के पास, म्यू अपॉन रो। जहाँ ये जो म्यू है, ध्यान से सुनिएगा, ये म्यू है, ये न्यू है। ठीक है, ये रो है डेंसिटी, ये क्या हो गई आप लोगों के पास डेंसिटी। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हम जब से विस्कस पढ़ना शुरू किया है। और ये म्यू क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यू इज इक्व टू क्या है यहाँ पर, ये म्यू अपॉन रो, न्यू ओमेगा की पावर 1/2 एफ जेड। वी आर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से वी जेड है ओमेगा आर एच जेड, और न्यू ओमेगा की पावर 1/2 एच जेड। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये ओमेगा आ रहा है और न्यू ओमेगा की पावर 1/2 है, ये डायमेंशन जो है इनकी वेलोसिटी की डायमेंशन ही है। डायमेंशन तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। बताइए क्या होती है वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी जब आप लिखते हैं कुछ भी तो यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट यही लिखते हैं। तो जब मीटर पर सेकंड, मीटर का मतलब क्या हो गया एल, सेकंड का मतलब क्या होगा टाइम, और ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि टी इन्वर्स। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई है। ठीक है, तो यही डायमेंशन हम लोग कह रहे हैं इन दोनों की होती है। डायमेंशन तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से। डेंसिटी की क्या लिखते हैं डायमेंशन हम लोग, डेंसिटी क्या हो गई, हाँ डेंसिटी अभी लिखी थी ना, रो। इसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल की पावर -3, यही होती है इसकी डायमेंशन। ठीक है, एसेलरेशन क्या होता है, त्वरण। ठीक है, पढ़ते थे हम लोग, एसेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसेलरेशन की क्या हो जाएगी डायमेंशन, एल टी की पावर -2, ये किसकी हो गई, एसेलरेशन की। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डायमेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये पहले से पढ़ चुके हैं क्लासेस में हम लोग। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, एक चीज़ तो ये हम लोग यहाँ वी थीटा वी आर और वी जेड कैसे मान के चलें, इस तरह से। ठीक है, और ये कंडीशन याद रखनी है। देखो अब आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मानेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो NS इक्वेशन होती है आप लोगों के पास, उसका सॉल्यूशन जब पॉसिबल होगा, यदि हम कुछ इस तरह से ले लें वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि इस केस में NS इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है और कुछ भी नहीं, कि NS इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो मोशन की इक्वेशन होती है NS इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा यदि हम लोग वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस फॉर्म में लेकर चलें, वी आर इज इक्व टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा है, डब्लू लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंगुलर वेलोसिटी को डब्लू से लिखो, ओमेगा से लिखो। ज़्यादातर हम ओमेगा से शो करते हैं, तो आप लोग चाहें तो अपने नोट्स में ओमेगा लिख लीजिए। ठीक है, डब्लू की जगह ये तो मैंने जहाँ भी डब्लू लिख रखा है वहाँ ओमेगा लिख लीजिए। तो वी आर इज इक्व टू आर ओमेगा एफ जेड, वी थीटा इज इक्व टू आर ओमेगा जी जेड, वी जेड इक्व टू अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच जेड, और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ माना है रो न्यू क्या हो गया, न्यू आप लोगों के पास क्या है, म्यू अपॉन रो, है ना।
ओमेगा पी जेड। ये हो गया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया आप लोगों के पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये तरह से मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसा कि हर फ्लो में हम लोगों ने करा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। जो भी हम लोग लेट करके चलते हैं, जो भी कंडीशन है, जो भी आप लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस प्रेशर और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं, उनका यूज़ करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को रिड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल वही करने वाले हैं। पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लिया मैंने सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, आप लोग देख सकते हैं 1/r डेल अपॉन डेल आर आर वी आर प्लस 1/r डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है नंबर्स में, यदि हम 3D की बात करें, 3D की बात कर रहे हैं, आर थीटा जेड 3 कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, तो 3 होंगी नंबर्स में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आर कंपोनेंट फर्स्ट क्या लिखा है, डी वी आर अपॉन डी टी। जो ये डी बाई डी टी है, ये क्या होता है, मटेरियल डेरिवेटिव, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव, माइनस बी थीटा स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस 1 रो डेल पी अपॉन डेल आर प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी आर माइनस वी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 2/r स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ हर लेक्चर में, जो ये इक्वेशंस है ना, इन्हें बार बार याद करो, लिखो, इन्हें कुछ भी करो। एग्ज़ाम में अगर ये इक्वेशन याद नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है, आपने इस डेरिवेशन की चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर ली हो, जब तक इक्वेशन ही याद नहीं है तो कैसे इन्हें रिड्यूस करोगे, क्या यूज़ करोगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं इक्वेशंस को लिखकर याद करो, बोल के वैसे याद नहीं होती है, लिखो इन्हें, जितनी बार लिखोगे उतना फ़ायदा है। तो देखो थीटा कंपोनेंट किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, रो डी वी थीटा अपॉन डी टी प्लस वी थीटा अपॉन आर इज इक्व टू रो एफ थीटा माइनस 1/r डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी थीटा प्लस 2/r स्क्वायर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जेड कंपोनेंट देख लीजिए, रो डी वी जेड अपॉन डी टी इज इक्व टू रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी जेड, जहाँ ये टोटल डेरिवेटिव मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी और डेल स्क्वायर किस तरह से दिए जाते हैं, हमने पहले भी यूज़ करे हैं। देखिए डी बाई डी टी इज इक्व टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल टी प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड, और डेल स्क्वायर इज इक्व टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वैल्यूज़ चाहिए, आप लोगों ने अभी देखा इक्वेशन में जब डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं डेल वी आर अपॉन डेल आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, ठीक है, डेल वी थीटा अपॉन डेल आर, इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो हम लोग पहले ही निकाल के चल रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने वी आर इज इक्व टू क्या लिखा था, आर डब्लू एफ जेड, डब्लू या फिर ओमेगा, आप लोग कुछ भी बोलिए, मैं आप लोगों को पहले बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। मैं हो सकता है ओमेगा की जगह डब्लू बोल दूँ, ठीक है, क्योंकि इजीली भूल जाता है डब्लू, और ओमेगा बोलने में थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। वी आर इज इक्व टू हम लोगों ने अभी अभी लिया था आर ओमेगा एफ जेड, वी थीटा इज इक्व टू लिया था आर ओमेगा जी जेड, और वी जेड इज इक्व टू लिया था न्यू ओमेगा अंडर रूट में एच जेड के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट में सिर्फ ये है, ठीक है। इन तीनों को हमने लिया था, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और लिया था, वो क्या था, P इज इक्व टू रो न्यू ओमेगा पी जेड, P क्या है, कोई भी जेड का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे करिए, इसे स्मॉल p से लिख लीजिए, है ना, इसे स्मॉल p से लिख लीजिए, क्योंकि जो इक्वेशंस में हम लोगों ने लिखा है डेल पी अपॉन डेल आर या फिर डेल पी अपॉन डेल थीटा या फिर डेल पी अपॉन डेल जेड, तो वहाँ स्मॉल p यूज़ करा है, तो ये आप लोगों ने स्मॉल p ही माना है, रो न्यू ओमेगा और ये कैपिटल P जेड, ठीक है।
तो देखिए वी आर है हमारे पास, इसे आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ही तो करा है, वो भी पार्शियली करा है। तो ओमेगा और एफ जेड तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। आर का हो गया 1, एफ को सिंपल लिख लिया, एफ जेड की जगह एफ, तो सबों को पता है ये एफ जेड का फंक्शन है। एक बार और कर देते हैं इसको आर के रेस्पेक्ट में, इसमें आर है ही नहीं तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। थीटा है क्या इसमें कहीं, नहीं, डिफ्रेंशिएशन जीरो। सिंगल डेरिवेटिव भी जीरो है तो डबल तो आना ही जीरो है। जेड है क्या कहीं, बिल्कुल है, फंक्शन ये रहा ना जेड का ही है, तो आर ओमेगा तो एज इट इज आ जाएगा, एफ का हो जाएगा एफ डैश। ठीक है, जहाँ जो ये प्राइम है जिसे आप डैश कहते हैं, ये इसे हम प्राइम कहते हैं। ये क्या डिनोट कर रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को। सिंगल निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव एक बार और कर दो तो एफ डबल डैश हो जाएगा। ये दोनों तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं बिकॉज पार्शियल डेरिवेशन हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वी थीटा की। तो आर है क्या इसमें कहीं, बिल्कुल है, इसका 1 हो जाएगा, ओमेगा जी जेड एज इट इज आ जाएगा। एक बार और कर लेते हैं, जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें कहीं आर बचा ही नहीं, इसमें कहीं थीटा नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, डबल डेरिवेशन ऑल्सो जीरो। इसमें कहीं जेड है क्या, बिल्कुल है, ये रहा, तो जी डैश हो जाएगा। एक बार और करेंगे, जी डबल डैश हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आर ओमेगा तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद निकाल लेते हैं डेल वी जेड अपॉन डेल आर। तो आर था क्या कहीं वी जेड में, नहीं, अभी तो हम लोगों ने देखा ना वी जेड, आप अपने नोट्स में देखते जाइए, ठीक है। तो इसका हो गया ज़ीरो, डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। इसमें तो कहीं मुझे थीटा भी नहीं नज़र आ रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया। बिल्कुल जेड इसमें है तो एक बार करोगे तो एच डैश, दूसरी बार करोगे तो एच डबल डैश आ जाएगा। ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ एच डैश आ गया, दोबारा करा तो एच डबल डैश आ गया। ठीक है, समझ आया। अब बचा क्या, पी। तो पी का तो कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ डेल पी अपॉन डेल आर क्या आएगा, आर इसमें है क्या कहीं, नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा। डेल पी अपॉन डेल थीटा क्या आएगा, इसमें कहीं थीटा है क्या, नहीं, सो ज़ीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। डेल पी अपॉन डेल जेड क्या आएगा, रो न्यू ओमेगा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे, तो डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो न्यू ओमेगा, और पी का क्या हो जाएगा, पी डैश। सारी वैल्यूज़ ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, अपनी नोट्स में लिख लीजिए। देखो फिर बार बार पेज टर्न करना पड़ता है, इससे अच्छा है अपने नोट्स में लिख लो, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, इनका यूज़ करेंगे हम अपनी इक्वेशंस में जो अभी अभी लिखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, आप लोग अपने नोट्स में देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, अपने नोट्स में देखिएगा। देखो वहाँ पर क्या था, 1/r डेल अपॉन डेल आर, अपने नोट्स में देखिए वहाँ था आर वी आर, जब अभी हमने इक्वेशन लिखी तो आर तो एज इट इज़ रह जाएगा, वी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी आर डब्ल्यू एफ। ठीक है, वी आर की वैल्यू पुट करी आर डब्ल्यू एफ, एक आर पहले से था तो ये हो गया आर स्क्वायर और डब्ल्यू एफ एज इट इज़। बहुत सिंपल है, अपने नोट्स में देखिए प्लीज़। प्लस 1/r, फिर क्या था इक्वेशन में, डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, तो डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी, ज़ीरो आई थी, तो वो वैल्यू पुट कर दी ज़ीरो। प्लस में क्या था, डेल बाय डेल जेड वी जेड, यही था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड तो आ गया, वी जेड की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यही थी वी जेड की वैल्यू। ठीक है, एच जेड की जगह सिंपल एच लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो, यही था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ वन इस तरह से रिड्यूस हो चुकी है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो डब्ल्यू एफ तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r, 2r होगा, तो वो r से जो इसका डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आएगा 2r, तो r से r कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, सिंपल 2 ओमेगा एफ एज इट इज़। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, आपने भी ऐसे ही करनी है कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हर चीज़ को लिखकर, समझ रहे हैं ना। मैंने पहले ही बताया है विस्कस का पेपर बहुत लेंथी आता है, लेंथी डेरिवेशन है, एक एक चीज़ लिखने बैठ गए ना एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाली नहीं है, छूट जाएंगे क्वेश्चंस। ये तो जीरो हो ही चुका है, प्लस न्यू ओमेगा
अंडर रूट में बाहर आ जाएगा एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन से, बिकॉज ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। डिफ्रेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एच का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच डैश, एच जेड है ना, तो एच जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एच डैश जेड। जेड हम लिखते नहीं है, ठीक है, यहाँ भी लिखा क्या, नहीं लिख रहे ना, नॉर्मल सी बात है, जेड का ही फंक्शन है। इज इक्वल टू आप लोगों के पास चल रहा है 0 टू एफ डब्लू, यानी कि ओमेगा का मैंने डिवाइड में भेज दिया यहाँ पर, तो अपॉन में आएगा ओमेगा, ठीक है। तो अंडर रूट में एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये न्यू ओमेगा है ना, अपॉन में ओमेगा आएगा, तो अंडर रूट की एक पावर कैंसिल आउट होकर नीचे क्या बच जाएगा, अंडर रूट ओमेगा, और अंडर रूट न्यू तो एज इट इज़ है, ठीक है। और एच डैश आ गया आप लोगों के पास। यहाँ ओमेगा को अपॉन में भेजा है तो सिर्फ 2f बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, ओमेगा को ऐसे लिख सकते हो ना, अंडर रूट ओमेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा, तो एक ओमेगा से ये वाला एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में ये डब्लू, तो अंडर रूट ओमेगा बच गया। सिंपल। इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं। अपनी नोटबुक में देखिए आर कंपोनेंट को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कहा था। तो आर कंपोनेंट क्या था, डी वी आर अपॉन डी टी, जहाँ डी बाई डी टी मटेरियल डेरिवेटिव था। देखिए स्टूडेंट्स, यही था आर कंपोनेंट। डी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखिए मैं सिर्फ आर कंपोनेंट का बता देती हूँ, सेम एज इट इज़ थीटा और जेड का आप लोग देखिएगा। तो देखो डी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेल बाय डेल टी, ठीक है। वी आर चलो बाद में लिखते हैं, प्लस वी आर डेल अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल अपॉन डेल जेड। यही थी डी बाई डी टी की वैल्यू, और वी आर लिख दीजिए हर जगह, वी आर, और ये आ गया वी आर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। डेल बाय डेल टी हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में बता देते हैं स्टडी फ्लो है, तो ये 0 हो जाता है ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो ये सारी टर्म आ जाएंगी एज इट इज़, माइनस वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स 0 लेके चल रहे हो तो एफ आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से एफ थीटा और एफ जेड की वैल्यू भी आप लोगों के पास 0 हो जाएंगी, ठीक है। -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर, -1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0 आई थी, ठीक है, प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी आर। अब देखो डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन्हें लिखकर ही याद किया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है वैल्यूज़ का, मैंने भी लिखकर ही याद करी हैं, आप लोग ने भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गई डेल स्क्वायर की वैल्यू, उसके मल्टीपल में क्या है वी आर, तो वी आर लिख दीजिए, ये आ गया वी आर, ठीक है, माइनस वी आर अपॉन आर स्क्वायर और -2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो -2 अपॉन आर स्क्वायर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, 0 आई थी वो वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो देखो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो इसे तो हटा देते हैं, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, और ये न्यू के मल्टीप्लाई में क्या है, ये कंप्लीट टर्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेल वी आर अपॉन डेल आर, डेल वी आर अपॉन डेल थीटा, डेल वी आर अपॉन डेल जेड, इन सब की वैल्यूज़ है हमारे पास जो भी यहाँ पर है। डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, डेल वी आर अपॉन डेल आर, डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, वी आर, सिंपल, सभी की वैल्यूज़ है ना हमारे पास, बस सभी की पुट करते जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स थीटा कंपोनेंट में करना है, डेल स्क्वायर की वैल्यू रखो, डी बाई डी टी की वैल्यू रखो, जहाँ भी वी थीटा है मतलब वी थीटा रखना है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर वी आर रखा है, समझ रहे हो ना, वहाँ पर क्या लिख लोगे वी थीटा, जहाँ वी आर लिखा है, ठीक है। तो ये का वाली टर्म आ जाएगी। उसी तरह से एफ थीटा तो 0 हो ही जाना है, यहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू रख के वी थीटा को लिख लीजिएगा मल्टीपल में। मल्टीपल का मतलब क्या है, जो भी आप लोगों के पास आता है, जैसे डेल स्क्वायर वी आर आया, डेल स्क्वायर वी आर, या फिर डेल स्क्वायर वी थीटा ले लो, है ना, वी आर के लिए तो कर चुके हैं, तो डेल स्क्वायर वी थीटा के लिए क्या करोगे, तो यहाँ वी थीटा, यहाँ वी थीटा, यहाँ वी थीटा और यहाँ वी थीटा, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज़ रखो, वी आर वी जेड सभी की वैल्यूज़ हैं, पुट करो, आराम से इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी।
ठीक है। तो देखो मैं मान के चल रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख लीजिए, अब भी अच्छे से देख लीजिए। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं किस तरह से रिड्यूस हो रही हैं ये। देखिए इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से रिड्यूस होती है, सारी वैल्यूज़ रखी है हम लोगों ने और कुछ भी नहीं किया। क्लियर। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ ये जो अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच है मल्टीप्लाई में है ना, ये इस तरह से आर ओमेगा के आगे ही लिखा हुआ है न्यू ओमेगा अंडर रूट में और एच वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं करा। समझ रहे हैं ना। वी जेड की वैल्यू पुट करिए, डेल वी आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट करिए। ये कोई अपॉन में नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ये टर्म मल्टीप्लाई में, इसके आगे लिख लेना है ना। ये डेल स्क्वायर, सॉरी ये आर स्क्वायर है। यहाँ हम लोगों ने वी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में क्या है आर इज इक्वस टू डेल पी अपॉन डेल आर की वैल्यू 0 प्लस न्यू ये आ गया डेल स्क्वायर वी आर अपॉन डेल आर स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई प्लस 1 अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल आर वैल्यूज पुट करते गए हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर वी आर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है। इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करा, ये मल्टीप्लाई में ही लिख लीजिएगा आगे। ठीक है, ये मुझसे मिस हो गई थी, मैंने दोबारा चेक किया तब लिखा है। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स बार बार देख लीजिए, गलती हो जाती है तो इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस करिए इनकी, तभी एग्जाम में कर पाएंगे। ये मैंने सॉल्व इसलिए कर लिया पहले, आपके साथ सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि टाइम बचे आप लोगों का। ठीक है, नहीं तो आपके साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग आपके साथ कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्व करा है और कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू में ये न्यू वाली टर्म आ गई जो ब्रैकेट में बची हुई है ना। देख लीजिए न्यू मल्टीप्लाई कर दिया सभी से, माइनस ओमेगा एफ न्यू अपॉन में आर, अपॉन में सिर्फ आर है, पावर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा, देख लीजिए आर ओमेगा एफ का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में न्यू ओमेगा आर ओमेगा एफ डैश एच माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू आर ओमेगा एफ डबल डैश। यहाँ से हम लोगों ने आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, इज इक्वल टू में ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, इन दोनों को सिर्फ एक साथ लिख लिया है। एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस इसको कुछ भी नहीं अपॉन में भेज दिया। ठीक है ना, आर ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड कर दो इस इक्वेशन में, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर डिवाइड करा तो क्या बच गया और यहाँ डिवाइड करा तो ये बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी नोटबुक में देखिए इक्वेशन 3 को, अब हमने करा है उसे रिड्यूस, तो इक्वेशन 3 को रिड्यूस करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी। मैं बता देती हूँ क्या लिखा है, कोई टर्म समझ नहीं आ रही हो तो देख लीजिए वी आर डेल वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस वी जेड डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड प्लस वी आर वी थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू -1 अपॉन रो आर डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस न्यू डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ही चल रहा है, प्लस डेल स्क्वायर वी थीटा अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर है डेल वी आर अपॉन डेल थीटा माइनस वी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सभी की वैल्यूज़ है हमारे पास, यहाँ पर जो भी टर्म है सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया, देख सकते हो आप लोग, यहाँ वैल्यूज़ पुट करिए प्लस ये कुछ भी नहीं है ना, अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच जी डैश है, ये आर ओमेगा जी इज इक्वल टू न्यू 0 प्लस 1 अपॉन आर ओमेगा जी प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 0 प्लस आर ओमेगा जी डबल डैश प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर, 2 अपॉन आर स्क्वायर है ये लिखा हुआ है प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 0
ठीक है, माइनस आर ओमेगा जी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये टर्म तो जीरो हो जाती है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई, कुछ इस तरह से आ जाएगी सॉल्व करने पर, है ना। इज इक्वल टू में क्या है, न्यू आर ओमेगा जी डबल डैश, क्लियर, एफ जी प्लस न्यू ओमेगा अंडर रूट में एच जी डैश प्लस एफ जी इज इक्वल टू न्यू ओमेगा जी डबल डैश। कुछ भी नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड करा है पूरी इक्वेशन में, आर ओमेगा स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। एफ जी प्लस एफ जी टू एफ जी हो जाता है, ये टर्म एज इट इज आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 2 को रिड्यूस करा था तो इक्वेशन नंबर 6 डाली, इक्वेशन नंबर 3 को रिड्यूस करके जो इक्वेशन आई है उसे इक्वेशन नंबर 7 डालिए। इक्वेशन नंबर 4 यानी कि जेड कंपोनेंट को रिड्यूस करके जो भी इक्वेशन आएगी उसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 8। तो देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 को रिड्यूस करा है और कुछ भी नहीं करा है, ऐसी कोई टर्म नहीं है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो। ये डेल स्क्वायर वी जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, रिड्यूस करा हम लोगों ने, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी हैं और कुछ भी नहीं पुट करा, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करते चले हैं। इज इक्वल टू -1 अपॉन रो। ठीक है ना, ये रो है, मल्टीप्लाई में रो, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। न्यू ओमेगा पी डैश प्लस न्यू ब्रैकेट में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस न्यू ओमेगा अंडर रूट में एच डबल डैश। ठीक है, थोड़े से सॉल्व करा तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाती है, एच एच डैश इज इक्वल टू माइनस पी डैश प्लस अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच डबल डैश। एच डबल डैश पे कोई अंडर रूट नहीं है, सिर्फ इस पे अंडर रूट है। इक्वेशन नंबर 8। तो आप लोगों के पास यहाँ पर कितनी इक्वेशन आ गई, काउंट करिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिड्यूस करा और इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों कंपोनेंट को, तो कुल मिला के 4 इक्वेशन आ जाती हैं। इक्वेशन 5, 6, 7, 8। तो क्या लिखा है मैंने कि इक्वेशन ये चारों आर हाईली नॉन लीनियर इक्वेशन। आप लोग देख सकते हैं कहीं डबल डैश आ रहा है, कहीं ट्रिपल डैश आ रहा है, ठीक है, कहीं एच एच डैश आ रहा है, कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ रही हैं। ये तो समझ आ गया नहीं, नॉन लीनियर है, अच्छे से बीएससी में पढ़ के आते हैं हम लीनियर इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो यही हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हाईली नॉन लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर, और जो यहाँ पर प्राइम है वो डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये तो पता ही है, एच जब जेड का फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये एच डबल डैश का मतलब क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में इसे 2 बार डिफरेंशिएट करा है। ठीक है ना, जो ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये सॉल्व करी जाएंगी कुछ बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू। जब हम नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन से भी तो लेते थे ना, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी जिस तरह से लेते थे यहाँ भी ऐसे ही लिया है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस लिए और कुछ सब्स्टिट्यूशन माना है, कुछ भी नहीं। जो ये आप लोग जेड के फंक्शन लेके चले थे ना, एफ जेड जी जेड एच जेड, इनके माना है कुछ और नीटा की फॉर्म में। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है देख लो, एफ जेड को कैपिटल एफ नीटा, जी जेड को कैपिटल जी नीटा, एच जेड को कैपिटल एच नीटा, और पी जेड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ आप लोगों ने माना था स्मॉल पी इज इक्वल टू, तो वहाँ पर पी जेड था। ठीक है, तो इस पी जेड को मान लिया पी नीटा, जहाँ नीटा कोई भी पैरामीटर होगा आप लोगों के पास, जैसे जेड लिया था आप लोगों ने ना, एक्स वाई जेड, जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे। अब उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ हम लोग कार्टेशियन ले रहे हैं पोलर ले रहे हैं, यहाँ हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बात कर रहे हैं आर थीटा जेड। ठीक है, ऐसा समझो नीटा कोई भी अलग से हमने वेरिएबल ले लिया, अलग से कोई पैरामीटर लिया है। ठीक है, तो जहाँ नीटा इज इक्वल टू किस तरह से दिया जा रहा है, ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में मल्टीप्लाई में जेड। क्लियर, जहाँ स्टूडेंट्स बाउंड्री कंडीशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख ली थी वही बाउंड्री कंडीशन लिखिए और कुछ भी नहीं। जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, जेड पर मैं आप लोगों से पहले भी बताती थी, जेड 10 टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए हमेशा। इन्फिनिटी कोई वैल्यू कोई ना है जिसको इक्वल टू लिख दोगे। हम मान के चलते हैं जब जेड इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, उसकी ओर जा रहा है, यानी कि जेड बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन माने हैं और कुछ बाउंड्री कंडीशंस, तो इनको यूज़ करते हुए हम लोग इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो जहाँ भी एफ जेड है ना उसकी जगह एफ नीटा यूज़ करेंगे। यदि एफ डैश जेड हुआ तो बताइए,
ये चीज़ तो देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, जब काफ़ी सारे फ्लो पढ़े थे वहाँ भी हम लोगों ने नीटा को इंट्रोड्यूस कराया था। आप लोगों ने यदि प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो हो सकता है आपको इस फ्लो में दिक्कत आए स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रीवियस चीज़ें ही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं, पुराने वाले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से देखो। तो वहाँ हम लोगों ने स्टूडेंट्स डिस्कस करी थी ये चीज़ें, जब इस तरह से कुछ माना था। एफ डैश जेड की जगह क्या लिखोगे? एफ डैश जेड का मतलब क्या है? जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। यहाँ नीटा है तो इसे नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एफ नीटा का क्या हो जाएगा? एफ डैश नीटा। अब ये नीटा का है, हम डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसको पहले फिर नीटा के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब जेड के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो नीटा इज इक्वल टू है क्या? अंडर रूट में ओमेगा न्यू इंटू जेड। तो नीटा का क्या हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में? ये तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, जेड का हो जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में। इसी तरह से मुझे बताओ जी डैश जेड क्या हो जाएगा? जी डैश नीटा। नीटा को लिखो चाहे मत लिखो, हम यहाँ पर जब एफ डैश लिख रहे थे तो जेड को ही ना लिख रहे थे, तो इस तरह से यहाँ भी नीटा को हटा देना चाहे। और अब नीटा का करना पड़ेगा, तो नीटा का क्या हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में? ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में, जेड का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। इसी तरह से आप लोग इनका भी निकाल लेंगे। अगर मैं ये कहूँ डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश निकालना चाहें तो क्या दिक्कत है? पहले तो इसी का करना पड़ेगा, एफ डैश का नीटा के रेस्पेक्ट में होगा इसका, तो क्योंकि ये नीटा का फंक्शन है, तो ये तो हो जाएगा एफ डबल डैश। फिर नीटा का भी तो करोगे जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में करना है ना डिफ्रेंशिएशन। तो जेड के रेस्पेक्ट में नीटा का क्या हो जाएगा? अच्छा, एफ डबल डैश का, एफ डैश का तो हो गया एफ डबल डैश। ओमेगा अपॉन न्यू यहाँ एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है ना। एफ डैश के मल्टीप्लाई में तो है, ये तो एज इट इज़ लिख लिया। एफ डैश का हो गया एफ डबल डैश, नीटा के रेस्पेक्ट में कराया जाओ। अब नीटा का करना पड़ेगा जेड के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? जेड का 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? ओमेगा अपॉन न्यू एफ डबल डैश। ऐसे ही जी डबल डैश की बात करी जाए तो जी डैश का पहले नीटा के रेस्पेक्ट में होएगा, तो वो हो जाएगा जी डबल डैश। ये तो मल्टीपल में है, एज अ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीटा का करना पड़ेगा जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ आप लोग जी डबल डैश क्या कर रहे हो? जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पर नीटा का जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इसका 1 और ये एज इट इज़, तो ये एज इट इज़ यानी कि क्या आ जाएगा? इसी तरह से ओमेगा अपॉन न्यू। ठीक है, तो जी डबल डैश क्या आ जाएगा? ओमेगा अपॉन न्यू जी डबल डैश। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आप देख लीजिए इक्वेशंस में आप लोगों के पास कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है एच एच डैश, है ना। तो एच की वैल्यू क्या लिखोगे? ये रही, कैपिटल एच लिख दोगे। ठीक है, नीटा जैसे जेड नहीं लिख रहे हम एच के साथ, ऐसे नीटा नहीं लिखेंगे। एच डैश की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ से एच डैश और नीटा के लिए ओमेगा अपॉन न्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास? एच डैश की वैल्यू ओमेगा अपॉन न्यू, और एच डैश की जगह कैपिटल एच डैश और स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच। ये वाली टर्म थी ना आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 8 में, तो इस तरह से लिख देंगे। समझ आया? तो देखो अपनी नोटबुक में इक्वेशन नंबर जो आप लोगों के पास 5th थी, उसे 2 स्मॉल एफ की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ। ये एज इट इज एच डैश की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में और कैपिटल एच डैश, है ना। देखिए न्यू अपॉन ओमेगा तो अंडर रूट में एज इट इज, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ आ गया, और ओमेगा अपॉन न्यू एच डैश ये मल्टीप्लाई में ही है, इसके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 2f प्लस न्यू से न्यू कट, ओमेगा से ओमेगा कट, एच डैश इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 6 को देखिए अपने नोट्स में, कुछ भी नहीं वैल्यूज़ पुट करी हैं आप लोगों के पास, सारी वैल्यूज़ हैं। स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच और पी जेड सबों की वैल्यूज़ है। नीटा की फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल आ जाएगा स्मॉल की जगह, और कुछ भी नहीं, है ना। और एफ डैश की वैल्यूज़ हम लोग निकाल चुके हैं, जी डैश की, एफ डबल डैश और जी डबल डैश की भी निकाल ली। जैसे मैंने आप लोगों को बताई एच डैश की क्या हो जाएगी?
एच डैश अभी अभी निकाला ना, कैपिटल एच डैश ओमेगा अपॉन न्यू। तो इसी तरह से पी डैश की क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में, और पी, है ना। कंफ्यूज मत होना, जो ये वाला पी है वो क्या है, नीटा का फंक्शन है, और ये है जो वो जेड का फंक्शन है ना। पी जेड इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या माना है, पी नीटा। स्मॉल स्मॉल तो हमने कहीं लिखा नहीं है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। पी जेड इज इक्वल पी डैश, यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी डैश जेड इज इक्वल टू पी का पहले यहाँ नीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो वो पी डैश नीटा हो गया, है ना। पी डैश नीटा हो गया, फिर नीटा को ही तो करना पड़ेगा जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो दोनों तरफ जेड के रेस्पेक्ट में तो करोगे। तो जेड के रेस्पेक्ट में नीटा का क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में। समझ आ गया, पी डैश जेड इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में पी डैश नीटा। सारी वैल्यूज़ हैं। डबल डेरिवेटिव करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी डबल डैश ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में पी डैश नीटा का हो जाएगा पी डबल डैश नीटा। फिर नीटा का करना पड़ेगा जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी तो जेड के रिस्पेक्ट में करा है, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में। तो ये क्या हो गया, ओमेगा अपॉन न्यू दोनों मिलके पी डबल डैश नीटा, और ये क्या है, पी डबल डैश जेड। समझ आ गया। इसी तरह से इसकी निकाल लेना। तो सभी क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप लोग रिड्यूस करिए, मैंने लिखा हुआ है, मैंने भी सॉल्व करा है, कुछ कहीं से लिखा नहीं है डायरेक्ट, आप लोग भी लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यूज रखे हो, क्या आ जाएगा, ये एफ डैश मल्टीप्लाई में कैपिटल एच है और मल्टीप्लाई में ही ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में इज इक्वल टू न्यू अपॉन ओमेगा एफ डबल डैश ओमेगा अपॉन न्यू, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 6 से इक्वेशन नंबर 10, 7 से इसी तरह से ये क्या है, कैपिटल जी डैश, और तो चीज़ तो समझ आ रही है, कैपिटल जी डैश है ना। ये ओमेगा ओमेगा ये कैंसिल आउट हो रहे हैं न्यू से, इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 8 को रिड्यूस करा, इक्वेशन नंबर 8 को आप लोग रिड्यूस करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू माइनस पी डैश प्लस एच डबल डैश, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर जब 12 को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाती है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है एच की फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल एच की फॉर्म में। यहाँ पर जो प्राइम है क्या डिनोट कर रहा है, नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, है ना। कैपिटल जो आप लोगों ने लेटर लिए हैं वहाँ पर जो ये डैश है ना, जो ये प्राइम है, इसे क्या डिनोट कर रहे हैं, ये नीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। स्टूडेंट्स वहाँ पर आप लोगों ने स्मॉल एफ स्मॉल जी में वैल्यूज़ निकाली, इक्वेशंस निकाली थी, है ना। तो वहाँ पर उनकी बाउंड्री कंडीशन लिखी थी जेड के लिए। यहाँ पर जो ये फंक्शंस हैं किसके हैं, नीटा के, तो नीटा के लिए निकालेंगे हम लोग। तो देखो नीटा के लिए कैसे निकालिए बाउंड्री कंडीशन, उन्हीं से निकाल सकते हो, जेड वाली बाउंड्री कंडीशन से। तो मुझे बताओ जेड बराबर 0 और जेड बराबर इन्फिनिटी 2 लिए थे आप लोगों ने, है ना। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग अब आप लोगों ने, मैं बाउंड्री कंडीशन निकालना सिखा रही हूँ नीटा वाली, अगर भूल जाते हैं तो आप लोगों ने जेड बराबर और 0 और जेड बराबर इन्फिनिटी के लिए कंडीशन लिखी थी, क्या याद है, हमने लिखी थी जेड बराबर 0 के लिए वी आर 0 है, वी थीटा आर ओमेगा है और वी जेड 0 है। जेड बराबर इन्फिनिटी के लिए वी आर 0 और वी थीटा 0 लिया था, ठीक है। अभी अभी नीटा इज इक्वल टू आप लोगों ने माना ओमेगा अपॉन न्यू अंडर रूट में और जेड। मुझे बताओ जब जेड बराबर 0 है तो नीटा बराबर क्या 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो 0 या तो आ जाना है। जेड बराबर जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी आता है। तो जब जेड बराबर इन्फिनिटी होगा तो नीटा भी इन्फिनिटी होगा। समझ आई जेड की कंडीशन, ठीक है। वी आर 0 है, वी थीटा ये है और वी जेड 0 है। मुझे अभी अभी बताओ आप लोगों ने क्या माना था, हाँ मुझे ये चीज़ बताइए, आप लोगों ने माना था ना अभी ये स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ नीटा, है ना। और आप लोगों को अभी कैपिटल वालों के लिए तो चाहिए बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि नीटा उन्हीं में है ना। तो देखो एफ जेड इज इक्वल टू क्या माना था, एफ नीटा। वी आर और स्मॉल एफ में कुछ रिलेशन है क्या, बिल्कुल है भैया, क्यों नहीं है, क्या रिलेशन है ज़रा बताएंगे। रिलेशन ये था कि वी आर इज इक्वल टू था ओमेगा आर
एफ जेड। जब वी आर जीरो है, जीरो इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर एफ जेड। तो ओमेगा आर को भी ओमेगा आर एफ जेड, ओमेगा आर को जीरो में भेज दिया, एफ की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। एफ की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब कैपिटल एफ भी जीरो है। समझ आया। जब वी आर जीरो हुआ तो एफ ज़ीरो हो गया, एफ ज़ीरो होने से एफ कैपिटल ये भी जीरो हो गया। क्लियर। इसी तरह से वी थीटा, अच्छा तो वी थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने माना था ओमेगा ओमेगा जी जेड, यही माना था। तो वी थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा जी जेड। वी थीटा की वैल्यू रख दी, आर ओमेगा से आर ओमेगा कैंसिल, जी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आप लोगों ने जी जेड इज इक्वल टू क्या माना था, कैपिटल जी नीटा। तो जी जेड की वैल्यू रख दो, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, 1। समझ आई कैसे वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। वी जेड इज इक्वल टू हम लोगों ने माना था ओमेगा आर एच जेड। वी जेड जीरो है, ओमेगा आर को जीरो में भेज दिया तो एच की वैल्यू भी आ जाएगी जीरो। और हम लोगों ने एच जेड इज इक्वल टू माना था कैपिटल एच नीटा। तो एच की वैल्यू ज़ीरो है तो कैपिटल एच भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। समझ आया। इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। नीटा इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब जेड इन्फिनिटी है, तभी तो नीटा इन्फिनिटी हुआ। तो जेड इन्फिनिटी पे वी आर जीरो है, वी आर जीरो है, वी आर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल एफ जीरो, स्मॉल एफ जीरो का मतलब कैपिटल एफ जीरो है। ठीक है। वी थीटा जीरो है, इसका मतलब स्मॉल जी जीरो है ना, जीरो में भेज दोगे इसे तो स्मॉल जी केस में क्या आ जाएगा, जीरो। स्मॉल जी जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से कैपिटल जी भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। समझ आया। यहाँ पर देखो हमारे पास एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है ना, पी के लिए केस नहीं लिखा। तो स्टूडेंट उसके लिए आप लोग याद कर लीजिए, है ना, ये तो मैंने निकालना सिखा दी, वैसे तो आप लोगों ने याद ही करनी थी। समझ रहे हैं। तो याद तो करनी ही थी बट मैंने इनकी तो निकालना सिखाई थी है, आप लोग याद कर लीजिए। इस वाले केस में जब नीटा जीरो है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह नहीं बची है। इस केस में पी इज इक्वल टू भी जीरो ही बाउंड्री कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो देख लो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, कंडीशंस निकालना समझ आ गया। तो देखो आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है जो आप लोगों की अभी इक्वेशंस आई हैं ना, 9th 10th और 11th 12th, 4 इक्वेशन चल रही हैं जब से। इन इक्वेशंस को स्टूडेंट सॉल्व किया जाता है बाउंड्री कंडीशन ये रही इनकी हेल्प से। और सबसे पहले स्टूडेंट्स इन्हें सॉल्व किया था वॉन करमान ने, सबसे पहले पूरा नाम है वॉन करमान। ठीक है, सबसे पहले उसने सॉल्व करा था इन इक्वेशंस को कोई अप्रोक्सीमेट मेथड से, और बाद में इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उन्हें इम्प्रूव किया गया था WG कॉचरन और दूसरे वर्कर्स के द्वारा। क्लियर। हम लोग इनका सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस यहीं तक था। इन्हें स्टूडेंट्स इन साइंटिस्ट ने सॉल्व किया था। क्लियर। सो समझ आया आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगी है लेक्चर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ड्यू टू अ प्लेन बोर्ड सडनली सेट इन मोशन। ठीक है, एक प्लेन वॉल है सडनली सेट अप इन अ मोशन, एक मोशन हो रहा है कोई भी आप लोगों के पास, ठीक है, फ्लूइड मोशन हो रहा है, उसमें अगर यदि एक वॉल की बात करें, वॉल दीवार की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।